हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फन विद फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हम वर्क डन, पावर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्क को। इन जनरल, वर्क एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें किसी पर्पस या रिजल्ट को अचीव करने के लिए कुछ मेंटल या फिजिकल एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिजिक्स में हम वर्क के फिजिकल एफर्ट वाले पार्ट पे फोकस करते हैं और वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। हमने काफी बार सुना है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब वर्क तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव करती है। सो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसका वर्क डन भी जीरो होगा। अगर एक कांस्टेंट फोर्स F किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होती है और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का S डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन W by the force of the object is W is equal to F vector dot S vector which is equal to Fs cos theta, जहां थीटा ये F वेक्टर और S वेक्टर के बीच का एंगल है। इस एक्सप्रेशन को हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन है Fs cos theta is equal to F into S cos theta, which means force और displacement in the direction of force का प्रोडक्ट। सेकंड इंटरप्रिटेशन है Fs cos theta is equal to F cos theta into S, which means displacement और force in the direction of displacement का प्रोडक्ट। Since work done is equal to Fs cos theta, if theta is equal to 0 degree, work is equal to Fs. If theta is equal to 90 degree, work is equal to 0. If theta is equal to 180 degree, work done is equal to minus Fs. अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो वर्क डन निगेटिव रहेगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स ने ऑब्जेक्ट के ऊपर किया हुआ वर्क जीरो रहेगा। कार्टेशियन प्लेन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में अगर F वेक्टर इज इक्वल टू Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fzk कैप एंड if S वेक्टर इज इक्वल टू Xi कैप प्लस Yj कैप प्लस Zk कैप, then work is equal to Fx into x प्लस Fy into y प्लस Fz into z। अगर किसी पार्टिकल पे एक वेरिएबल फोर्स एक्ट करती है और उसे पॉइंट A x1, y1, z1 से पॉइंट B x2, y2, z2 पे मूव करती है, तो वर्क डन W is equal to इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट S वेक्टर फ्रॉम A to B, which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx from x1 to x2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Fy dy from y1 to y2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Fz into dz from z1 to z2। अगर F1, F2, F3 एंड सो ऑन ये किसी पार्टिकल पे एक्ट होने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस है जिनका रिजल्टेंट है F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस सो ऑन, तो वर्क डन बाय ऑल दिस फोर्सेस होगा वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। Thus work is equal to integration of F1 vector plus F2 vector plus F3 vector plus so on dot dr vector, which is equal to integration of F1 vector dot dr vector plus integration of F2 vector dot dr vector plus integration of F3 vector dot dr vector plus so on। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग। हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है kx और यह हमेशा स्प्रिंग के इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। यहाँ एक बॉडी स्प्रिंग कांस्टेंट k के स्प्रिंग से अटैच्ड है। बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है। इसकी वजह से स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस मूव करता है। बॉडी पे लगने वाली स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगी। किसी भी इंस्टेंट पे F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस kx वेक्टर, और स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होने की वजह से वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस kx इंटू dx फ्रॉम 0 to x, विच इज इक्वल टू माइनस kx स्क्वायर। देयरफॉर स्प्रिंग कांस्टेंट k के स्प्रिंग को जब x डिस्टेंस से कंप्रेस किया जाता है तब उसका वर्क डन होता है माइनस kx स्क्वायर। सिमिलरली x डिस्टेंस से एक्सटेंडेड स्प्रिंग का वर्क डन भी माइनस kx स्क्वायर ही होता है। स्प्रिंग के इनिशियल और फाइनल स्टेट के बेसिस पे मैंने एक टेबल बनाया है जहां आप वर्क डन बाय द स्प्रिंग इन वेरियस केसेस क्या आता है ये देख सकते हो।
स्प्रिंग के नेचुरल स्टेट से उसे x डिस्टेंस कंप्रेस या इलोंगेट किया जाता है तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग होता है -kx²। अगर स्प्रिंग इनिशियली x डिस्टेंस से इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है और उसे फाइनली हम उसकी नेचुरल पोजीशन पे लाते हैं तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग होता है +kx²। अगर स्प्रिंग x डिस्टेंस से इलोंगेटेड है और फाइनली हम उस स्प्रिंग को उसके नेचुरल पोजीशन से x डिस्टेंस से कंप्रेस करते हैं तो इस केस में वर्क डन बाय द स्प्रिंग होता है 0। सिमिलरली स्प्रिंग x डिस्टेंस से इनिशियली कंप्रेस्ड है और हम उस स्प्रिंग को उसके नेचुरल पोजीशन से x डिस्टेंस से इलोंगेट करते हैं तो इस केस में भी वर्क डन बाय द स्प्रिंग होता है 0। हमें हमेशा चेक करना है कि स्प्रिंग फोर्स और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट। जब स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तब वर्क डन बाय द स्प्रिंग पॉजिटिव होगा। जब स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब वर्क डन बाय द स्प्रिंग निगेटिव होगा। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by a body or a particle by virtue of its motion is called as kinetic energy। मतलब किसी बॉडी या पार्टिकल ने उसके मोशन की वजह से possess की हुई एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। v वेलोसिटी से मूव करने वाले m मास के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m इंटू v²। किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की नेट काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम में एग्जिस्ट करने वाले सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। दैट मीन्स chaos system is equal to summation of half into mi into vi² for all I। सिंस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v² है और एक दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 u वेलोसिटी से मूव कर रही है तो सेम पार्टिकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2 में काइनेटिक एनर्जी होगी k विथ रिस्पेक्ट टू S2 इज इक्वल टू हाफ m इंटू मॉड ऑफ v वेक्टर माइनस u वेक्टर का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इन S2 इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v² प्लस u² माइनस 2uv cos थीटा, जहां थीटा ये v वेक्टर और u वेक्टर के बीच का एंगल है। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इट स्टेट्स दैट the work done by the net resultant of all forces acting on a particle is equal to the change in its kinetic energy। मतलब किसी पार्टिकल पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट का वर्क डन होता है उस पार्टिकल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। चलिए इसे डिराइव करते हैं। हमें पता है कि k इज इक्वल टू हाफ mv²। इस इक्वेशन को हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। थस dk by dt is equal to half into m into d by dt of v², which is equal to half m into 2v dv by dt, which is equal to m into v into dv by dt, which is equal to ft into v। यहाँ ft ये रिजल्टेंट टेंजेंशियल फोर्स या वेलोसिटी के डायरेक्शन में नेट फोर्स है। अगर एंगल बिटवीन f वेक्टर एंड v वेक्टर इज थीटा then ft is equal to f cos थीटा। Thus dk by dt is equal to f vector dot ds vector by dt। दोनों साइड से हम dt को कैंसिल करते हैं तो हमें मिलता है dk is equal to f vector dot ds vector। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेशन ऑफ k is equal to k2 minus k1 and it is equal to integration of f vector dot ds vector which is equal to w। Hence proved work is equal to k2 minus k1। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस। कंसीडर कीजिए दो पार्टिकल्स जिनका चार्ज अपोजिट है और वो इस वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट होते हैं और इस वजह से उनकी वेलोसिटी के साथ साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो अगर हम इन दो पार्टिकल्स का एक सिस्टम कंसीडर करते हैं तो इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, फिर भी सिस्टम और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। सो अगर किसी सिस्टम पे एक्ट होने वाली नेट फोर्स अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस सिस्टम का नेट वर्क डन भी 0 होगा। इंटरनल फोर्सेस ने किए हुए इस वर्क को हम इंटरनल वर्क भी कहते हैं। इनफैक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क दोनों की वजह से होता है। W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल इज इक्वल टू डेल्टा के।
अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल प्लस W सूडो फोर्स प्लस W अदर इज इक्वल टू डेल्टा के। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी possessed by a body or a system of bodies by virtue of its configuration or position is called as potential energy। मतलब कोई बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी पजेस करते हैं उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिजिकली पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन्हीं टाइप ऑफ फोर्सेस को अप्लीकेबल है जहां इन फोर्सेस के अगेंस्ट किया हुआ वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जब बॉडी पर लगे एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स रिमूव किए जाते हैं तब यह स्टोर्ड अप एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। हर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कॉन्फ़िगरेशन को एक इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी यू से कैरेक्टराइज किया जाता है और जब यह कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तब इंटरनल फोर्सेस के द्वारा किया हुआ वर्क उस सिस्टम के डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। एक m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है। इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होती है U इक्वल टू mgh। अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट अपनी हाइट को h1 से h2 चेंज करता है तो उसकी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा U इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1 विच इज इक्वल टू mg इंटू इन ब्रैकेट h2 माइनस h1। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से किसी भी स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और जब इस स्प्रिंग को रिलीज किया जाएगा तब यह स्टोर्ड अप पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मैनिफेस्ट होगी। जब स्प्रिंग कांस्टेंट k के किसी स्प्रिंग को उसकी नेचुरल पोजीशन से x डिस्टेंस कंप्रेस्ड या स्ट्रेच किया जाता है तब उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है U इक्वल टू हाफ kx²। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k के स्प्रिंग को पहले x1 डिस्टेंस से कंप्रेस किया जाता है और बाद में उसे x2 डिस्टेंस से और कंप्रेस किया जाता है तो उसकी चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा U इक्वल टू हाफ k इंटू x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस हाफ k इंटू x1²। अगर हम किसी स्प्रिंग को पहले x डिस्टेंस से कंप्रेस करते हैं और बाद में उसे उसकी नेचुरल पोजीशन से x डिस्टेंस से इलोंगेट करते हैं तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। That's it for this video. Thank you for watching and have a great day.